Hello everyone, welcome and this is lecture number 10 और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्या करना है यहाँ पर देखो, लेक्चर 9 क्या था, एनसेम्बल थ्योरी। ठीक है, लेक्चर 9 था एनसेम्बल थ्योरी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। वहाँ पर क्या क्या आपने पढ़ा कि एनसेम्बल क्या थ्योरी क्या है और उसका रियलाइजेशन फिजिक्स में कैसे होता है, उसका रियलाइजेशन फेज स्पेस के थ्रू होता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी और वी हैव टू लर्न व्हाट आर ensembles in StatMech. So topic is ensembles in statistical mechanics. Statistical mechanics. और 3 एनसेम्बल है जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी आपका डिस्कस हुआ था, उनका जस्ट नाम तो एक बार वापस से बता दूं कि 3 एनसेम्बल है। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज माइक्रो कैनोनिकल एंड सेकंड इज कैनोनिकल एनसेम्बल एंड थर्ड वन इज ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल। ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल सब जगह एनसेम्बल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनसेम्बल, बिकॉज एक बार जब वो कर लोगे ना तभी एक यहाँ पर है ना फील आएगी अच्छी पढ़ने वाली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज एन एनसेम्बल। एनसेम्बल क्या है, हालांकि डिस्कस हो चुका ऑलरेडी, फिर भी एक बार देखो। एन एनसेम्बल इज a collection of large number of mental copies of original system that are macroscopically identical but are different microscopically। ये होता है एनसेम्बल, एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेंटल कॉपीज ऑफ ओरिजिनल सिस्टम। ठीक है, दैट आर मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट माइक्रोस्कोपिकली। इस चीज का मतलब क्या है कि दैट आर मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट डिफरेंट माइक्रोस्कोपिकली। देखो एक बार थोड़ा पिक्चराइज करते हैं जो भी बोला है। कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेंटल कॉपीज, बहुत सारे जो एक आपका ओरिजिनल सिस्टम होगा उसकी जीरोक्स है, एक टाइप से कॉपी है, फोटो कॉपी है, बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर। एनसेम्बल ग्रुप होता है छोटा, बट एनसेम्बल मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप। ठीक है, सबका जो मैक्रो स्टेट है वो सबका सेम है, तभी तो आप बोल रहे हो कि मैक्रोस्कोपिकली आर आइडेंटिकल। मैक्रो स्टेट क्या होता है भाई? जो आपका थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स है कुछ, उनको स्पेसिफाई करना सिस्टम के लिए मैक्रो स्टेट डिफाइन करना होता है। तो जैसे अगर ये मैं स्पेसिफाई कर दूं, ये थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स स्पेसिफाई कर दूं, तो ये सब सिस्टम के लिए यही चीज़ है। सब में नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, n के बराबर है, सबका वॉल्यूम सेम है, v के बराबर है, सब में एनर्जी सेम है, कांस्टेंट है और E के बराबर है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल इज दिस थिंग। अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो सिस्टम बनाए हैं एनसेम्बल में, ये कितने हैं, इनका नंबर कितना है एग्जैक्टली। लार्ज नंबर तो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, कुछ भी हो सकता है। लार्ज नंबर का मतलब क्या समझे हम, तो कितना होता है? ये है इक्वल टू माइक्रोस्टेट्स, इक्वल टू नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कंसिस्टेंट विद दिस मैक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट्स हमेशा मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग डिफाइन होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट विद
द गिवन मैक्रोस्टेट, द गिवन मैक्रोस्टेट, और एक मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत माइक्रोस्टेट होती है, ठीक है। तो हर माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग एक ये बना रखा है, सही है। तो ऑब्वियसली लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन हो गया, ठीक है। दिस इज एनसेम्बल। अब हम पढ़ते हैं माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल इज व्हाट, कैनोनिकल एनसेम्बल इज व्हाट, ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल इज व्हाट, ठीक है। तो मतलब वहाँ पर एक कलेक्शन तो होगा, बट मैक्रोस्टेट ऑब्वियसली तीनों में डिफरेंट होगी, और बाकी चीज़ें भी क्या है, इस मैक्रोस्टेट डिफरेंट होने से कैसे चीज़ें हैं वहाँ पर, उन सबको करते हैं डिस्कस। और ख़ास बात यह है कि तीनों को कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे, मतलब पहले यहाँ पर माइक्रो, फिर कैनोनिकल एंड ग्रांड कैनोनिकल, तीनों का एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक टेबल बनेगी, लेट वी मेक इट, चलो। तो तीनों एनसेम्बल को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो कैनोनिकल, सेकंड इज कैनोनिकल, एंड थर्ड इज ग्रांड कैनोनिकल। सही है। तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं तीनों के लिए। इसमें आ जाएगा आपका ग्रांड कैनोनिकल, यहाँ पर आ जाएगा आपका कैनोनिकल, और यहाँ माइक्रो कैनोनिकल। सही है। चलो थोड़ा सा पतला हो गया इधर है, यहाँ ले लो इसको, इसको थोड़ा और आगे कर लो। आई थिंक अब बेटर है, ठीक है। सबसे पहले देखो कलेक्शन तो होगा ही वहाँ पर, तो एक कलेक्शन बना ही लेते हैं तीनों में। कलेक्शन मतलब कुछ सिस्टम बना लेते हैं वहाँ पर। ये आपके बहुत सारे सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। डॉट डॉट लगा दिया, बहुत सारे हो गए। यहाँ पर भी कुछ इस टाइप से सिस्टम है। सब मेंटल कॉपीज है, जो भी आपका सिस्टम अंडर कंसिडरेशन होगा उसके। यहाँ पर भी एक एनसेम्बल बना लेते हैं, मतलब कुछ सिस्टम बना लेते हैं। बन गए, सही है। और सब का मैक्रो स्टेट सेम है, मतलब इस एनसेम्बल का जो मैक्रो स्टेट है वो सेम है। तो कुछ यहाँ पर एक मैक्रो स्टेट डिफाइन होगा, क्या होता है अभी देखेंगे। यहाँ पर भी मैक्रो स्टेट डिफाइन होगा, कुछ देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर भी एक मैक्रो स्टेट डिफाइन होगा सबके लिए, सब मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल है, तो एक मैक्रो स्टेट डिफाइन है। यहाँ पर होता है आपका NVE, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ वॉल्यूम एंड एनर्जी। ये जो चीज़ मैक्रो स्टेट डिफाइन करते हैं वो हर सिस्टम के लिए सेम है, मतलब सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है हर सिस्टम में, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसमें एनर्जी कांस्टेंट है हर सिस्टम में। यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं NVT, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन करते हैं म्यू, V एंड E, T। मैं यार ब्लू पेन लेता हूँ यार, उससे थोड़ा फास्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सब इस टाइप से सेम मैक्रो स्टेट में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस मैक्रो स्टेट हो गया सबका। अब बात करते हैं वोल्स कैसे सिस्टम के, वोल्स कैसे, यहाँ पर जो भी सिस्टम है इस एनसेम्बल में इनके वोल कैसे है, ठीक है। देखो क्या क्या चीज़ है, N कांस्टेंट है सिस्टम में, नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है। ऐसा है कि आपके सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है इसका मतलब पार्टिकल बाहर नहीं जा रहे या बाहर से अंदर नहीं आ रहे, मतलब पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा।
अगर पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो रहे सराउंडिंग के साथ में, तो जो वॉल्स है वो कैसी हुई, इम्परमिएबल। दिस इंप्लाइज दैट वॉल्स आर इम्परमिएबल, और इसको आप ऐसे बोल सकते हो इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल वॉल्स। सही है। अच्छा, सेकंड इज वी कांस्टेंट है आपका। सिस्टम, हर सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है। सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बाहर से कुछ प्रेशर वेशर लगाओ, पिचकाने की कोशिश करो सिस्टम को, तो पिचकेगा नहीं। मतलब प्रेशर उस पर लगाओगे तो उसका कुछ होगा नहीं, वो अनअफेक्टेड है। इसका मतलब वो रिजिड वॉल्स है। बिल्कुल सही है, इट मीन्स रिजिड वॉल्स है, रिजिड वॉल्स है। ठीक है। और थर्ड चीज है कि यहाँ पर ई कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है। सिस्टम का एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब सिस्टम सराउंडिंग के साथ में हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग। इट मीन्स वॉल्स कैसे, अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो वॉल्स कैसे हुए, एडियाबेटिक वॉल्स। एडियाबेटिक वॉल्स वो वॉल्स हैं जो हीट का जो एक्सचेंज है उसको मतलब रोकती है। ठीक है, हीट एक्सचेंज नहीं होने देती, एडियाबेटिक वॉल्स, एडियाबेटिक वॉल्स। ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ और बात कर लेते हैं, अगर ये सब प्रॉपर्टीज है वहाँ पर, ये सब सिस्टम का कैरेक्टर है, तो सिस्टम का टाइप क्या होगा, सिस्टम टाइप। मतलब जो एनसेम्बल में वेरियस सिस्टम्स हैं वो कैसे सिस्टम है। देखो आपका ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पर एन कांस्टेंट है, रिजिड वॉल है, और ना ही आपका हीट एक्सचेंज हो रहा क्योंकि ई कांस्टेंट है। अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा सराउंडिंग के साथ में, ना ही पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वो सराउंडिंग से ना इस पर कोई प्रेशर वेशर लगने से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेट है। इसका मतलब सिस्टम कैसे हुए, आइसोलेटेड सिस्टम। तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, आइसोलेटेड, क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम। ठीक है। ओपन सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल एंड जो हीट है दोनों का एक्सचेंज होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल का भी एक्सचेंज होता है और हीट का भी एक्सचेंज होता है, यानी कि एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। यहाँ पर क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। यहाँ पर ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल होते और ना ही हीट होती है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है। तो अभी कौन सा सिस्टम हुआ आपका, क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम हुआ। ठीक है। तो दिस इंडिकेट्स दैट, oh sorry, above all things indicates that we have closed systems, closed systems. ठीक है। now let me talk all the things here. ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्स की बात कर रहे हैं, फिर सिस्टम के टाइप की बात करेंगे। वॉल्स कैसे होंगे, व्हाट इज द मैक्रो स्टेट, एन इज कांस्टेंट हेयर। एन कांस्टेंट क्या इंडिकेट करता है कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो चेंज नहीं हो रहे, सिस्टम है आपका उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो रहे। इसका मतलब वॉल्स कैसे हुई, जब नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो रहे सराउंडिंग के साथ में, तो इम्परमिएबल वॉल्स हुई, इम्परमिएबल वॉल्स हुई। और आप इनको इम्पेनिट्रेबल वॉल्स भी बोल सकते हो, पेनिट्रेबल। ठीक है। अगर आपका दूसरा क्या पॉइंट है, वी कांस्टेंट है। अगर वी कांस्टेंट है यहाँ पर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट मीन्स व्हाट, रिजिड वॉल्स। ठीक है, उस पिचकेगा नहीं, वॉल्यूम जो है उसका जो वो ही रहेगा, इसका मतलब रिजिड वॉल्स है। थर्ड थिंग इज व्हाट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सी है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इट मीन्स टेम्परेचर देखो कब कांस्टेंट रहता है एक सिस्टम का, ये आपका सिस्टम है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहता है, ये है ना अपना, इसको है ना, ये कांटेक्ट में होता है हीट रिजर्वेयर के। जब सिस्टम हीट रिजर्वेयर के साथ में कांटेक्ट में हो, और हीट रिजर्वेयर है इनफाइनाइट कैपेसिटी का, ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी, ऑन इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी।
देखो हीट रिजर्वेयर क्या होता है, हीट रिजर्वेयर होता है लाइक ए सी ऑफ ही, मतलब हीट का समुंदर, सी ऑफ हीट, हीट का समुद्र। हीट का समुद्र मतलब ये है कि जैसे आप पानी के समुद्र में, वाटर सी में अगर आप कुछ टैंकर खाली करके आ जाओ तो उसके लेवल में, वाटर लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली हीट रिजर्वेयर ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी इज ए हीट सी, वहाँ पर अगर आप कुछ उसको हीट दे दोगे या उससे कुछ हीट ले लोगे तो उसके टेम्परेचर लेवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जिस टेम्परेचर पर मेंटेन है उसी पर रहेगा। तो हीट रिजर्वेयर कुछ टेम्परेचर पर मेंटेन होगा। अब यहाँ पर ये सिस्टम इसके कांटेक्ट में है, तो इसके सिस्टम कांटेक्ट में है तो ऑब्वियसली अगर इसमें कम हीट हुई तो इससे कुछ हीट ले लेगा, ज़्यादा हुई तो इसको दे देगा, और इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट इस वे में रहता है, बिल्कुल सही है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब सिस्टम क्या एक्सचेंज कर रहा है, हीट एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ में, यानी कि रिजर्वेयर के साथ में। ठीक है, तो अगर हीट एक्सचेंज कर रहा है तो इसका मतलब वॉल्स कैसे हुए, डायाथर्मिक वॉल्स, डायाथर्मिक वॉल्स। डायाथर्मिक वॉल्स में से हीट का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ठीक है, और इनको आप ऐसे बोल सकते हो थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स है। क्लियर है। अच्छा, सिस्टम कैसा होगा अगर ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर, सिस्टम का टाइप कैसा होगा, अभी बताया 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। क्लोज सिस्टम में ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं, ना ही हीट का एक्सचेंज होता है। एंड जो ओपन सिस्टम है उसमें दोनों का एक्सचेंज होता है, हीट का भी और नंबर ऑफ पार्टिकल का भी। ठीक है, क्या बोले जा रहा हूँ मैं, सॉरी यार, एक बार वापस से करता हूँ। ठीक है, मैं शायद आइसोलेटेड को बोल गया कि क्लोज बोल गया ना। एक्चुअल में क्या हो रहा है मैं बता दूं, पहले क्लियर कर दूं। लेक्चर 10 है ना, ये 10वीं बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा है ना मतलब गर्म हो गया यार दिमाग, क्या मतलब समझ रहे हो ना यार प्लीज़। ये तो हो गया, चलो सिस्टम की बात करें कि सिस्टम कैसा है। देखो सिस्टम में क्या सीन है कि सिस्टम में आपके 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, क्लोज, आइसोलेटेड एंड ओपन। ठीक है, क्लोज सिस्टम में आपका सिर्फ हीट का एक्सचेंज होता है, आइसोलेटेड में आपका कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता, ओपन में हीट का भी एक्सचेंज होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल का भी एक्सचेंज होता है। तो वेरी क्लियर है कि जब सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब हीट एक्सचेंज हो रहा है ओनली। ठीक है, हीट एक्सचेंज हो रहा है तो क्या है, क्लोज सिस्टम है, नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो रहे वहाँ पर, बट हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है, तो आइसोलेटेड तो है नहीं, क्लोज होगा। ठीक है, क्लोज सिस्टम हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं, और एक चीज़ और आपको पता लगी है, अगर यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर टी मेंटेन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है एनसेम्बल के, वो सारे के सारे कहाँ पर रखे हुए हैं, एक हीट रिजर्वेयर के ऊपर रखे हुए हैं। सही बात है या नहीं है, बिल्कुल, एक हीट रिजर्वेयर के कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं। सही है, और उसका जो कैपेसिटी वो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हीट रिजर्वेयर ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, ये उसके कांटेक्ट में है और अपना टेम्परेचर टी मेंटेन कर रहे हो। ये टी टेम्परेचर पे होगा तभी इनका टेम्परेचर टी होगा। ठीक है, और एक चीज़ और, ये हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को मैं अभी थोड़ी देर में लिखवाता हूँ, फिर उससे क्या क्या हो रहा है यहाँ पर एक्चुअल में उसको अभी लिखवाते हैं। पहले इस पे बात करते हैं, इसकी वॉल्स कैसी हैं। देखो क्या क्या यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखो कि यहाँ पर एक नई चीज़ आई है म्यू, जिससे आप थोड़े से मतलब कंफर्टेबल नहीं हो। तो म्यू को समझो पहले तो क्या है। म्यू होता है आपका केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल। क्या होता है केमिकल पोटेंशियल? केमिकल पोटेंशियल is a energy released in a chemical reaction, energy released in a chemical reaction, chemical reaction।
और ये एक खास बात और है जो भी आपको नोटिस करना चाहिए कि जब भी केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, म्यू कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर चेंजिंग विद द टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पर सिस्टम में चेंज हो रहे हैं। म्यू कांस्टेंट तभी होता है जब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हो सिस्टम में। ठीक है, सो व्हेनेवर, ये पॉइंट रखना याद हमेशा, व्हेनेवर पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स is changing, are changing in system, then chemical potential remains constant। तो अगर म्यू कांस्टेंट है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर चेंजिंग, सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब सराउंडिंग के साथ में नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं। सही है। अच्छा, अब देखते हैं इसका वोल्स कैसे है। ये बात आप लिख लेना, उसके बाद देखते हैं वोल्स कैसे है। वोल्स की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहली जो चीज़ है वो है म्यू कांस्टेंट है, केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट है। केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट कब रहता है? जब आपके पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हो। इट मीन्स पार्टिकल्स आर चेंजिंग, पार्टिकल्स का जो सिस्टम में पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब वोल्स कैसे हुए? परमिएबल वोल्स। दिस इंडिकेट्स दैट वोल्स आर परमिएबल और पेनिट्रेबल वोल्स। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है वी कांस्टेंट है। वी कांस्टेंट क्या इंडिकेट करता है? वॉल्यूम कांस्टेंट, इट मीन्स रिजिड वॉल्स है, रिजिड वॉल्स है। सही है। और टी कांस्टेंट है, इट मीन्स व्हाट? टी कांस्टेंट है, इसका मतलब थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स है, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स है, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स है। और हीट का एक्सचेंज हो रहा है, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स हैं। और इनको है ना अपन डायाथर्मिक वॉल्स भी बोलते हैं। तो ये डायाथर्मिक वॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर एडियाबेटिक वॉल्स होते हैं, हीट का एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ पर भी हीट का एक्सचेंज होता है क्योंकि टेम्परेचर टी मेंटेन करना है। यहाँ पर भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तभी टेम्परेचर टी मेंटेन है। ठीक है, अब एक बात क्लियर ये भी होगी यहाँ से, इस डिस्कशन से, कि अगर टी कांस्टेंट है हर सिस्टम में, इसका मतलब वो एक हीट रिजर्वेयर पे रखे हुए हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम पे है आपका हर सिस्टम, इसका मतलब यहाँ पर हीट रिजर्वेयर है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हीट रिजर्वेयर है, हीट रिजर्वेयर है ये। एक चीज़ और है, और इसका टेम्परेचर हीट रिजर्वेयर का T होगा। ठीक है, और इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का होगा, ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, ऑफ इनफाइनाइट, वाह भाई वाह, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल भी एक्सचेंज हो रहे हैं और म्यू कांस्टेंट मेंटेन है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम अपने पार्टिकल या तो दे रहा होगा सराउंडिंग को, या फिर सराउंडिंग से कुछ ले रहा होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज तभी होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक पार्टिकल रिजर्वेयर और है। तो ये जो लगा हुआ है नीचे, वो हीट रिजर्वेयर प्लस पार्टिकल रिजर्वेयर है, पार्टिकल रिजर्वेयर है। और ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी, ये भी इनफाइनाइट कैपेसिटी का है। ठीक है, ये वाला गेम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं और हीट भी एक्सचेंज हो रही है, दोनों का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर इस रिजर्वेयर के साथ में। एक दो रिजर्वेयर है यहाँ पर, पार्टिकल रिजर्वेयर एंड हीट रिजर्वेयर। जो लेफ्ट है उसको मैं बोल देता हूँ कि हीट एक्सचेंज को शो करता है ये,
एरो ऊपर नीचे है, इसका मतलब ये दे भी सकता है हीट को, ले भी सकता है हीट को। टेम्परेचर T मेंटेन करना है इसको। और जो ये वाला एरो ये करता है आपका पार्टिकल एक्सचेंज को, ये पार्टिकल एक्सचेंज को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। पार्टिकल दे भी सकता है सिस्टम, पार्टिकल ले भी सकता है, ठीक है, क्योंकि म्यू कांस्टेंट रखना है। सब पार्टिकल रिजर्वेयर का म्यू कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसका हीट रिजर्वेयर का टी कांस्टेंट होगा। वो अपने केमिकल पोटेंशियल पर सिस्टम को मेंटेन कर लेंगे, इसीलिए ये मैक्रो स्टेट में सब टेम्परेचर मतलब सब सिस्टम का जो केमिकल पोटेंशियल एंड टेम्परेचर वो कांस्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? अच्छा, अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। सिस्टम कैसे हुए? सिस्टम में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और नंबर वो क्या बोलते हैं हीट भी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ में। इसका मतलब सिस्टम कैसा हो? ओपन सिस्टम। कैसे? जैसे देखो आप, ओपन सिस्टम होता है बाल्टी आपका, बाल्टी में आप पानी भर देते हो, ठीक है, ये लो ऐसे लगा दो, नाराज मत हो, है ना, ले पानी भर दो आप, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज होके ऊपर जाएंगे ना, और इस वजह से उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं टाइम के साथ में। तो इसका मतलब कैसा हुआ? वो ओपन सिस्टम है तभी तो ऐसा होता है, बाल्टी ऊपर से खुली है ना, तभी तो पार्टिकल चले जाते हैं। दिस इज ओपन सिस्टम, और हीट का एक्सचेंज भी हो रहा है वहाँ पर। बाल्टी आपका थोड़े देर, जो पानी है वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है धूप में रखते हो तो हीट जो सनलाइट है वहाँ से मतलब कैप्चर कर रहे हैं। ओपन सिस्टम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ थोड़ी बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये जो हीट रिजर्वेयर के ऊपर रखे हुए हैं, इस मुद्दे पे थोड़ी और बात करते हैं। बाकी हटाता हूँ मैं सारी चीज़ें, आई होप लिख लिया होगा। इस मामले को वापस से देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो हटाएं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका सिस्टम है, कोई भी एक आर एच सिस्टम ले लेता हूँ एनसेम्बल में, वो हीट एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फिर टेम्परेचर T मेंटेन होगा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब मैं एक बात बोलूँ कि बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम वहाँ पर हुआ नहीं है, तब इसका एनर्जी जो ER होगा वो कुछ भी हो सकता है, सही है नहीं है? क्योंकि अगर ज़्यादा हुआ तो वो इसको हीट देगा अपना, कम हुआ एनर्जी तो इससे हीट लेगा, और इस टाइप से वो वेराइंग है वहाँ पर, ठीक है। तो ER वेराइंग है और 0 to इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। चलो लिखते हैं इसको, बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, इसका मतलब और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, टू मेंटेन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है? टू मेंटेन टेम्परेचर एज ऑफ या दैट ऑफ रिजर्वेयर, जो रिजर्वेयर का टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम स्टेट एनी RS सिस्टम, या फिर बोलूँ RS सिस्टम विल एक्सचेंज एनर्जी विद द रिजर्वेयर। एनर्जी और आप हीट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, हीट विद द रिजर्वेयर। So at any arbitrary time its energy can be anything. So at any arbitrary time energy of RS system can be vary, can be anything, or we can say anything between 0 to infinity, और लिखते हैं between 0 to infinity, or we can say
ER, the energy of RS system is varying, और ER is varying, चेंज हो रही है, और इट कैन बी बिटवीन 0 to infinity एनीथिंग। ठीक है, पूरा डेटा आप लिखना, बिल्कुल समझ आया होगा, सीधा सीधा देख लो ना, क्योंकि कुछ ज़्यादा एनर्जी हुई तो कम कर रहा होगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए, कम हुई तो बढ़ा रहा होगा, यहाँ से हीट ले रहा होगा। सही बात है कि नहीं है? तो कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसको दो चीज़ मेंटेन करनी है, टेम्परेचर भी मेंटेन करना है और म्यू भी करना है, जो हीट रिजर्वेयर का टेम्परेचर है वो, और जो पार्टिकल रिजर्वेयर का जो केमिकल पोटेंशियल है वो। इस सिस्टम को, हर एक सिस्टम को मैनेज करना है। तो ये आप पार्टिकल एक्सचेंज भी करेंगे और हीट एक्सचेंज भी करेंगे, जो कि डबल एरो से शो अप है। तो बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी सिस्टम, कोई भी एक आर्बिट्रेरी सिस्टम अगर हम बात करें आरएस सिस्टम की, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, एंड ऑल्सो द एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी एनीथिंग। ठीक है, बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम attaining equilibrium, attaining, ये गलत हो गया। ठीक है, बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एनर्जी in RS system is varying and can take value, can take any value between 0 to infinity। मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल RS सिस्टम में 0 to इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, और जो एनर्जी है उसका 0 to इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है ना यार, एक्सचेंज कर रहा है उस टाइम कुछ भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम जब तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। सही बात है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स। फेज पॉइंट्स, पहले तो आप समझो कि डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट का मतलब क्या है, और उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर हर एंसेम्बल में क्या है वो। ठीक है, चलो देखो, फेज स्पेस क्या था? क्यू पी का स्पेस को फेज स्पेस बोलते हो आप। क्यू को आप यहाँ पर लेते हो, पी को यहाँ पर लेते हो। ठीक है, फेज पॉइंट की डेंसिटी की बात हो रही है ना, तो मैं सबसे पहले एक बार फेज पॉइंट देख लूँ क्या होता है। इसमें कोई भी पॉइंट, क्यूपी पॉइंट को आप फेज पॉइंट बोलते हो, और ये किसको डिनोट करता है? ये जो आपका एंसेम्बल होता है उसमें किसी एक सिस्टम को डिनोट करता है। सही है, या फिर मैं बोलूँ कि जो इस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग वेरियस माइक्रो स्टेट्स हैं, उनमें से किसी माइक्रो स्टेट को डिनोट करता है ये। सही है, तो अब एक बात सुनो, अगर मैं एंसेम्बल की बात करूँ, एक सिस्टम तो एक फेज पॉइंट से डिनोट होता है, तो पूरा एंसेम्बल मतलब बहुत सारे सिस्टम है ये, तो बहुत सारे सिस्टम एक ग्रुप ऑफ पॉइंट से डिनोट होगा या नहीं होगा? एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट से डिनोट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो दिस इज योर एंसेम्बल। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो एंसेम्बल दिख रहा है, इसमें कहीं पर तो डेंसिटी ज़्यादा है और कहीं पर डेंसिटी कम है, आप देख सकते हो। तो ये है डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स, रो से डिनोट करते हैं इसको, क्यूपी का फंक्शन होगा, और इट इज़ कांस्टेंट इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कैनोनिकल एंसेम्बल में, उसकी अभी बात करते हैं। ये है डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर बात करते हैं डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स क्या होती है।
और आप है इसको डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है, इसके बहुत अंदर मत जाना क्योंकि उससे फिर दिमाग दिक्कत करेगा, ठीक है ना, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा फिर वो क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ये जितना रिक्वायर्ड है मैं वही लिखवा रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट रो क्यू पी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस बीटा एच क्यू पी, ठीक है। एच है यहाँ पर हैमिल्टोनियन, डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स यहाँ पर इस टाइप से होती है। यहाँ पर क्या होती है देखो, डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स यहाँ पर होता है रो क्यू पी प्रोपोर्शनल टू ई का पावर माइनस एल्फा एन आर क्यू पी एन क्यू पी माइनस बीटा एच क्यू पी। एल्फा जहाँ पर है, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल, एच यहाँ पर हैमिल्टोनियन था, एन यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल है। एल्फा होता है माइनस म्यू बाई के टी, म्यू जहाँ पर आपका केमिकल पोटेंशियल है, बीटा होता है आपका 1 बाई के टी, ठीक है। यहाँ पर भी जो बीटा है वो 1 बाई के टी है, टी जहाँ पर टेम्परेचर है जिस पे, ठीक है। दिस इज डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट। चलो ये डायरेक्ट ही पूछता है कि डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल इज व्हाट? थर्मोडायनेमिकल variable is what? In microcanonical ensemble, leading thermodynamical is entropy. और कैसे दिया जाता है? S इक्वल टू के एल एन ओमेगा, ठीक है। ये एंट्रोपी का आपका फॉर्मूला है। और यहाँ पर ओमेगा क्या है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी क्वेश्चंस करोगे आप, तो ओमेगा को मैं कभी ओमेगा 1 लिखूंगा, कभी ओमेगा n लिखूंगा, ठीक है। ओमेगा 1 का मतलब है जब आपका सिस्टम एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम हो, आपके सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल हो, ठीक है। फॉर सिंगल पार्टिकल सिस्टम्स, सिंगल पार्टिकल सिस्टम्स, एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। एन का मतलब है फॉर एन पार्टिकल सिस्टम। ये आपको समझ में आ जाएगा, बाद में क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इससे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप ओमेगा लिखो ना यहाँ पर, तो अगर आपके सिस्टम में एक पार्टिकल हो तो आप ओमेगा 1 लिख देना यहाँ पे। अगर सिस्टम में n पार्टिकल हो तो इस सिंबल को ओमेगा n बोल देना, ठीक है। उससे क्या है कि आप जब काम करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो मूव करते हैं, और उससे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल का मतलब क्या है, ठीक है। वाई वी आर कॉलिंग इट लीडिंग। देखो हम स्टैट क्यों पढ़ते हैं, स्टैट क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों डिज़ाइन की हमने स्टैट, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने, हमने नहीं की। तो क्योंकि स्टैट से हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं सिस्टम का, और अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए होता है, थर्मोडायनेमिक्स। जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं उनको हम ऑब्टेन कर पाएँ माइक्रोस्कोपिक स्टडी से। दिस इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ स्टैट मैक, ठीक है। तो अभी क्या है, हर ये जो एनसेम्बल है ये भी क्या है, एक अप्रोच है सिस्टम को स्टडी करने का स्टैट मैक में, ठीक है। तो अभी अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, अगर आप सिस्टम स्टडी कर रहे हो तो इसका मतलब आपको चाहिए कि जो वेरियस थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं उनका आपको पता चले उस सिस्टम के लिए, ठीक है। अब मामला ये है कि अगर आपको एक वेरिएबल पता लग जाए जिसको मैं लीडिंग बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने एंट्रोपी बोला ना, तो अगर आपको एंट्रोपी पता लग गया, यहाँ पर अगर कोई भी सिस्टम स्टडी करोगे और आपको एंट्रोपी उसका पता है,
तो जो वेरियस अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं लाइक इंटरनल एनर्जी सी वी सी पी गामा और एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, प्रेशर, केमिकल पोटेंशियल एटसेट्रा, जो भी चीज़ें हैं ना वो सब आप ऑब्टेन कर सकते हो अगर आपको एस पता चल गया तो, ठीक है। माइक्रो कैनोनिकल की बात कर रहा हूँ मैं, एंड दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। अगर आपको ये पता है तो बाकी सब ऑटोमेटिक आपके पास में आ जाएंगे। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। और ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? लीडिंग से बाकी मशीन गन के थ्रू, H1 एंड H2 जो आपके हथियार हैं उनके थ्रू। चलो यहाँ पर अब बात करते हैं कि लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल कैनोनिकल एनसेम्बल में क्या है। कैनोनिकल एनसेम्बल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसेम्बल, ठीक है। यहाँ से ही क्वेश्चन आता होता है। तो द लीडिंग थर्मल लीडिंग या हेयर लिख देता हूँ, हेयर लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, thermodynamical variable is Helmholtz free energy। Helmholtz, अरे सही से लिख दो यार, Holtz फ्री एनर्जी, और इसका सिंबल हम ले रहे हैं ए। कुछ राइटर्स एफ लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप एफ के साथ में कंफर्टेबल हो एफ ले लेना। मैं आर के पथारिया को फॉलो करता हूँ इसलिए मैं ए ले रहा हूँ। क्लियर? ए का और कैसे दिया जाता है ए को? माइनस के टी एल एन क्यू। क्यू क्या है यहाँ पर? क्यू इज पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। और एक चीज ये है कि क्यू जो यहाँ पर है आपका, कभी आपको Q1 लिखना है, कभी आपको Qn लिखना है। ये जब लिखना है जब आपके सिर्फ एक ही पार्टिकल हो सिस्टम में, ये तब लिखना है जब आपके n पार्टिकल हो सिस्टम में। तो यहाँ पर ये चीज़ रिपीट कर देना, फॉर सिंगल पार्टिकल सिस्टम यू विल राइट Q1 एंड फॉर n पार्टिकल सिस्टम यू विल राइट Qn इन योर फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये चीज़ करनी है आपको। नेक्स्ट हेयर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल is grand potential, what? Grand potential, लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल इज ग्रांड पोटेंशियल। अब आपको नाम ही पहली बार सुना है तो पता भी होना चाहिए कि कैसे डिफाइन करते हैं इसको। एंड इट इज डिफाइंड एज फाई से डिनोट करते हैं इसको, फाई ग्रांड पोटेंशियल। फाई इक्वल टू डिफाइन करते हैं U माइनस टी एस माइनस म्यू एन, जहाँ पर म्यू आपका केमिकल पोटेंशियल है, ठीक है। और फाई यहाँ पर क्या होता है? माइनस के टी एल एन जेड, जैसे यहाँ पर माइनस के टी एल एन क्यू था, ठीक है। एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर माइनस नहीं है, दिस इज के एल एन ओमेगा। कभी तुम चलते चलते बना दो उसको भी, और टी भी नहीं है यहाँ पर, जस्ट के एल एन ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पर जेड क्या है? जेड हेयर इज ग्रांड पार्टीशन फंक्शन, ग्रांड पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन वगैरह क्या होते हैं, ग्रांड पार्टीशन फंक्शन क्या होते हैं, जब आप इस एनसेम्बल को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। वहाँ पर हम फिजिकल मीनिंग भी देखेंगे कि पार्टीशन फंक्शन का मतलब क्या है वहाँ पे एक्चुअल में, ठीक है। और एक खास बात ये है कि जेड को आप काम करते टाइम या तो Z1 लिखोगे या Zn लिखोगे। Z1 तब लिखोगे when there is only one particle in your system, if there are n particle तो फॉर्मूले में Zn लिखना है, ठीक है। और ये अच्छे से बाद में समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि कैलकुलेशन में ना आपसे मिस्टेक नहीं होगी फिर, ठीक है। दिस वाज योर लेक्चर 10 जो कि 10th टाइम शूट हुआ है, ठीक है। एंड आई होप यू गाइस विल लाइक इट, और इसमें सब कुछ है, ठीक है। इन द अपकमिंग लेक्चर, इन द लेक्चर 11 क्या करेंगे हम? पहले माइक्रो कैनोनिकल को डिटेल में स्टडी करेंगे, और जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उनमें कैनोनिकल को, फिर ग्रांड कैनोनिकल को, ठीक है। इट्स लाइक ए चैप्टर, माइक्रो कैनोनिकल इज लाइक ए चैप्टर। अभी जो किया आपने वो
एक जस्ट ओवरव्यू था तीनों का, ठीक है। अब इसको उठाएंगे और पढ़ेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारा मूवमेंट कैसे होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये चीज़ें मेंशन करेंगे, ठीक है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें उसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद में लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल पे फोकस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही चाहिए। उसके बाद तो मिल जाएगा सब कुछ। इसको ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ओमेगा। तो ओमेगा कैसे फाइंड आउट करते हैं इस पे बात होगी। फिर ओमेगा अगर मिल जाएगा तो एस तो ऑब्वियस हो गया। अब एस से जो वेरियस थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल हैं वो कैसे ऑब्टेन होंगे, फिर उस पर बात होगी, ठीक है। फिर एक कोई सिस्टम लेंगे, उसको स्टडी करेंगे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में, उसके रिजल्ट्स को देखेंगे, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स ऑब्टेन करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होगा आगे का। फिर लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय, सी यू, ओके गाइस।